मंजू वर्मा, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। अपना टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता। इसके अंतर्गत अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत राजनीतिक संगठन। ठोस प्रमाणों के अभाव में सिंधु सभ्यता में विद्यमान शासन पद्धति अथवा राजनीतिक संगठन के बारे में केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। सिंधु वासियों की योजनाबद्ध नगर एवं भवन निर्माण कला, नगरों की स्वच्छता, एक ही समान तोल व माप के साधन आदि की एकरूपता से इतना तो निश्चित है कि इनका राजनीतिक संगठन काफ़ी उन्नत रहा होगा। हंटर का मत है कि सिंधु वासियों का शासन जनतांत्रिक था। शासन सत्ता किसी एक व्यक्ति अथवा राजा में केंद्रित न होकर जनता के प्रतिनिधियों में केंद्रित थी। मैके का मानना है कि शासन सत्ता किसी एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में रही होगी। व्हीलर का मानना है कि पुजारी वर्ग के हाथ में सत्ता रही होगी। पिकेट का मानना है कि शासन तंत्र पर पुजारी वर्ग का विशेष प्रभाव रहा होगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि विशाल सिंधु साम्राज्य में सुव्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से 2 शासन केंद्रों की स्थापना की गई थी, उत्तर में हड़प्पा और दक्षिण में मोहनजोदड़ो। मेके का मत है कि नगरों की सुरक्षा तथा शांति स्थापना के लिए पुलिस अथवा सुरक्षा सेना की व्यवस्था रही होगी। दोनों नगरों में प्राप्त दुर्गों के भग्नावशेष उनके मत की पुष्टि करते हैं। पिगट के अनुसार शासन की अपरिवर्तनशीलता एक धर्मनिरपेक्ष शासन के स्थान पर एक धर्म प्रधान शासन की ओर संकेत करती है। बाशम भी इस मत के समर्थक हैं। पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता कालीन प्रशासन हड़प्पा व मोहनजोदड़ो 2 राजधानियों के द्वारा होता था। योजनाबद्ध निर्माण कार्यों को देखते हुए अनुमान किया जाता है कि नगरों में नगर पालिका जैसी कोई संस्था अवश्य रही होगी। यहाँ के निवासी शांति प्रिय थे, अतः इनका राजनीतिक दृष्टि से भी शांतिपूर्ण था। अस्त्र शस्त्रों की अत्यंत कम संख्या में भी इस बात की पुष्टि होती है। शांतिपूर्ण राजनीतिक स्वरूप होने के कारण तत्कालीन निवासियों का जीवन सुख व समृद्धि से परिपूर्ण था। नेक्स्ट है नगर योजना एवं वास्तुकला। इसमें पहला पॉइंट है नगर योजना। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता अत्यंत सुनियोजित नगरों का निर्माण किया जाना है। मैके का विचार है कि अवशेषों को देखकर व्यक्ति वह अनुभव करता है कि लंका शहर के किसी आधुनिक नगर के अवशेष हैं। सिंधु सभ्यता के नगर नदियों के मुहानों पर बसाए गए थे। हड़प्पा, रावी तथा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित थे। इन नदियों से नगरों की सुरक्षा के लिए बांधों का निर्माण भी किया गया था। नगरों को देखकर यानी उनके अवशेषों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये नगर कुशल इंजीनियरों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए हों। नगरों में चौड़ी चौड़ी सड़कें, सफाई का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। किनारों पर वृक्षारोपण भी किया जाता था। कहीं कहीं सड़कों के किनारे चबूतरे बने हुए हैं जहां संभवतः दुकानें लगती थी। सड़कों के किनारे नालियां होती थी। शोषक कूप भी होते थे ताकि कूड़े से पानी का बहाव रुक ना सके। सफाई व्यवस्था को देखकर बाशम का विचार है कि अनेक सुनियोजित नालियों एवं नालियों का विद्यमान होना यह स्पष्ट करता है कि वहां किसी नगरीय सरकार की अवश्य ही देखरेख रही होगी। नेक्स्ट दूसरा है भवन निर्माण। सिंधु निवासी भवन निर्माण कला में भी दक्ष थे। इस बात की पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि से प्राप्त भग्नावशेषों से होती है। इनके द्वारा निर्मित मकानों में सुख सुविधा की पूर्ण व्यवस्था थी। भवनों का निर्माण भी सुनियोजित ढंग से किया जाता था। तीसरा है साधारण भवन। साधारण लोगों के रहने के मकानों का निर्माण सड़क के दोनों ओर किया जाता था। मकान छोटे बड़े कई मंजिले, कच्चे पक्के व हवा प्रकाश का प्रबंध होता था। छत व दरवाजे लकड़ी के बने होते थे। मुख्यतः पकाई गई ईंटों का ही प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो में कुछ घरों में कुएं भी मिले हैं। हड़प्पा में एक भी कुआं नहीं मिला है। स्नानागार सुंदर ढंग से बनाए जाते थे। फर्श पक्की ईंटों से कुशलतापूर्वक बनाया जाता था। नेक्स्ट फोर्थ है सार्वजनिक व राजकीय भवन। यह तथ्य भी सामने आया है कि साधारण मकानों के अतिरिक्त यहाँ पर राजकीय एवं सार्वजनिक भवन भी थे।
मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो लगभग 70 मीटर लंबा व 24 मीटर चौड़ा था। इस भवन की दीवारें 1.5 मीटर मोटी थी, जिसमें अनेक कमरे, भंडारगृह और 2 आंगन थे। फर्श पर अनेक स्थानों पर चौकियां बनी होती थी। नेक्स्ट फिफ्थ है अन्न भंडारगृह। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में कुछ अन्य विशाल भवन भी मिले हैं जिन्हें पुरातत्ववेत्ता अन्न भंडार मानते हैं। अन्न भंडार की लंबाई 18 मीटर व चौड़ाई 7 मीटर थी। मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक भोजनालयों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। छठा है सार्वजनिक स्नानागार। मोहनजोदड़ो में उत्खनन से एक विशाल स्नानागार के विषय में भी पता चला है। इस स्नानागार का भवन अत्यंत भव्य है, जिसके कारण कॉर्लेटेन ने इसकी तुलना समुद्र के किनारे स्थित किसी आधुनिक होटल से की है। ये भवन बाहर से 180 फुट लंबा व 108 फुट चौड़ा है। नेक्स्ट है सातवां सिंधु सभ्यता का विदेशों से संबंध। मुख्य रूप से इनके विदेशों से व्यापारिक संबंध थे। इन व्यापारिक आदान प्रदान ने सांस्कृतिक क्षेत्र में भी एक दूसरे को प्रभावित किया। मैकडोनाल्ड का विचार है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति ही सुमेर सभ्यता से हुई है। हॉल ने इस मत का विरोध किया और उनके विचार से सभ्यता के क्षेत्र में सुमेर भारत का ऋणी है। मार्शल के शब्दों में, सिंधु सभ्यता के विषय में हुए नवीन शोध कार्यों से यह संभावना प्रतीत होती है कि भारत पहले सुमेर सभ्यता और बाद में पश्चिमी एशिया की अन्य सभ्यताओं का स्रोत था। नेक्स्ट है आठवां धातु कला। सिंधुवासी धातु की मूर्तियों के अतिरिक्त अत्यंत सुंदर आभूषणों का निर्माण करते थे। ये आभूषण सोने, चांदी, तांबे आदि के होते थे। आभूषणों के बर्तनों पर नक्काशी भी करते थे। नौवां है चित्रकला। चित्रकला के ज्ञान की पुष्टि प्राप्त बर्तन व मुहरों पर चित्रित चित्रों से होती है। बर्तनों पर सार्वजनिक भवनों व घरों की दीवारों पर चित्रकारी की जाती थी। चित्रों में प्रकाशित दृश्य एवं जीव जंतु दोनों के ही उदाहरण मिलते हैं। रंगों का प्रयोग भी चित्रकला में किया जाता था। नेक्स्ट 10वां है संगीत एवं नृत्य कला। सिंधुवासी संगीत एवं नृत्य कला में भी परिचित थे। संगीत संबंधी अनेक उपकरण जैसे तबला, ढोल आदि भी खुदाई से प्राप्त हुए हैं। नृत्य की मुद्रा में स्त्री की धातु की मूर्ति इस बात की परिचायक है कि नृत्य काल में भी रुचि रखते थे। नेक्स्ट 11वां मूर्ति कला। सिंधुवासी मूर्तियां बनाने में कुशल थे। उस समय धातु, पाषाण एवं मिट्टी की मूर्तियां बहुसंख्या में उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। मूर्तियां साधारण 2 प्रकार की होती थी। धार्मिक, जिसमें देवी देवताओं, उपासिकाओं आदि की मूर्तियां होती थी, व साधारण महत्व वाली मूर्तियां, उदाहरण पशु पक्षी, स्त्री पुरुष, खिलौने आदि। मैके के अनुसार मानव मूर्तियां एवं पशु मूर्तियां में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पशु मूर्तियां अंदर से खोखली है, जबकि मानव मूर्तियां ठोस हैं। कांस्य की त्रिभंगी मुद्रा में नर्तकी की मूर्ति कला का ठोस प्रमाण है। यद्यपि बासम पुसालकर सिंधु सभ्यता निवासियों की कलात्मकता स्वीकार नहीं करते हैं। नेक्स्ट 12वां ताम्रपत्र निर्माण कला। सिंधु सभ्यता कालीन अनेक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं जो आकार में वर्गाकार हैं। इनके एक ओर मनुष्य व पशुओं की आकृतियां अंकित है तथा दूसरी ओर लेख हैं। तीसरा है मोहर निर्माण कला। सिंधु प्रदेश के उत्खनन के परिणाम स्वरूप लगभग 550 मोहरें प्राप्त हुई हैं जो मिट्टी व विशेष प्रकार के पत्थरों से निर्मित है। मोहरों पर आकार मुख्यतः गोलाकार है। कुछ मुद्राएं वर्गाकार भी मिली हैं। अधिकांश मुद्राओं पर लेख व पशु की आकृति अंकित है। मुद्राओं पर मुख्यतः बैल, गैंडा, हाथी, बारहसिंगा आदि बने हुए हैं। वृक्ष भी कुछ मुद्राओं पर बने हुए हैं। मुद्राओं पर अंकित चित्र प्राकृतिक एवं सजीव प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है 14वां लेखन कला एवं सिंधु सभ्यता की लिपि।
खुदाई से प्राप्त वस्तुओं से ज्ञात होता है कि सिंधु निवासियों की लिखने की कला का ज्ञान था, परंतु उनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था। अभी तक 2467 लिखित वस्तुएं 1398 मोहनजोदड़ो और 891 हड़प्पा से प्राप्त हो चुकी हैं। 1925 ईस्वी में वेडल द्वारा इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया गया। 1931 ईस्वी में लैग्डन व बाद में गैंट्स व स्मिथ ने इन लेखों को संस्कृत भाषा में लिखा। प्राणनाथ ने सिंधु लिपि की तुलना ब्राह्मी लिपि से की है। 1934 ईस्वी में हंटर ने घोषणा की कि सिंधु लिपि एक विशिष्ट लिपि है एवं एलम और सुमेर की लिपियों से समानता रखती है। और लास्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता का विनाश एवं पतन। सिंधु सभ्यता का अंत कब, क्यों और कैसे हुआ, इस विषय में संतोषजनक उत्तर देना अत्यंत कठिन है। विभिन्न विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के अंत के विषय में अनुमान द्वारा तर्क प्रस्तुत किए हैं। इसमें पहला तर्क है जल पलावन। प्रसिद्ध भूगर्भवेत्ता साहनी का विचार है कि सिंधु सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण जल की अत्यधिक मात्रा था। संभवतः यह रावी व सिंधु नदियों के प्रवाह की दिशा में परिवर्तन होने अथवा बाढ़ आने से ऐसा हुआ होगा। दूसरा कारण है भूकंप। कुछ इतिहासकारों का मत है कि संभवतः किसी शक्तिशाली भूकंप के द्वारा इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। तीसरा कारण है संक्रामक रोग। कुछ विद्वानों के अनुसार मलेरिया अथवा किसी अन्य संक्रामक रोग के बड़े पैमाने पर फैलने से ऐसा हुआ होगा। इतिहास में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जब पूरी बस्तियों को ऐसे रोगों ने अपने प्रभाव से उजाड़ दिया। चौथा कारण है राजनीतिक व आर्थिक विघटन। सिंधु सभ्यता तथा मेसोपोटामिया से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि अंतिम चरण में सिंधु सभ्यता का विदेशों से व्यापार अत्यंत कम हो गया। इस बात का द्योतक है कि सिंधु सभ्यता कालीन समाज को अंतिम दिनों में कुशल नेतृत्व प्राप्त नहीं था। विदेशी व्यापार कम होने पर स्वाभाविक था कि तत्कालीन समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता। नेक्स्ट फिफ्थ है जलवायु परिवर्तन। अमलानंद घोष आदि विद्वानों का मत है कि जलवायु में परिवर्तन एवं अनावृष्टि के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। सिंधु सभ्यता निवासियों द्वारा अत्यधिक लकड़ी के प्रयोग से हरियाली नष्ट हो गई, जिसमें वर्षा में कमी व भूमि की उर्वरता में कमी हुई होगी। छठा कारण है बाह्य आक्रमण। अनेक इतिहासकार सिंधु सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण बाह्य आक्रमण मानते हैं। अनेक संस्कृतियों का वैदेशिक आक्रमण के कारण पतन हुआ है। टॉयनबी का भी विचार है कि जब किसी भी सभ्यता में संपन्नता आती है तो दैनिक आवश्यकताओं की आसानी से पूर्ति होने के कारण लोग आलसी एवं विलासी हो जाते हैं, अतः शत्रुओं को उन पर आक्रमण करने का अवसर प्राप्त होता है। 1934 ईस्वी में गार्डन चाइल्ड व 1946 ईस्वी में व्हीलर ने संभावना व्यक्त की थी कि सिंधु सभ्यता के पतन के लिए आर्यों का आक्रमण उत्तरदायी है। यद्यपि निश्चित रूप से ऐसा स्वीकार करना कठिन है कि आर्यों के आक्रमण किया, किंतु उत्खनन में बहुत सी संख्या में प्राप्त कंकालों, जिसमें से कुछ पैने हथियारों द्वारा किए गए घावों के निशान भी हैं, से प्रतीत होता है कि संभवतः बाह्य आक्रमण के कारण ही इस सभ्यता का पतन हुआ, चाहे वह आक्रमण आर्यों द्वारा या किसी अन्य जाति द्वारा रहा होगा। यद्यपि सभ्यता का पूर्ण रूप से विनाश हो गया, किंतु सिंधु संस्कृति कभी भी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुई। सिंधु संस्कृति ने आर्यों की संस्कृति को अनेक क्षेत्रों में प्रभावित किया। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक प्रभाव धर्म के क्षेत्र में नहीं हुआ। नेहरू के विचार में हम कह सकते हैं कि द्रविड़, जो कि संभवतः सिंधु सभ्यता के प्रतिनिधि थे, यद्यपि यह विवादास्पद है।
आर्यों ने प्रथम महान सांस्कृतिक समन्वय एवं संयोग हुआ। इस समन्वय एवं संयोग से भारतीय जातियों नया मूल भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिसमें दोनों के तत्व विद्यमान है। सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक यहीं पर ही खत्म होता है।